नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीटी एकेडमी पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2021 के सीटीटी फर्स्ट पेपर सेकंड लैंग्वेज संस्कृत विषय का। तो जिनका भी एग्जाम 21 दिसंबर को था वो लोग अपना अपना सेट निकालेंगे और आंसर मिलान कर लेंगे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुँच सके जिनका एग्जाम 21 दिसंबर को था। तो चलते हैं हम लोग विषय वस्तु पे। संस्कृत आपका बिल्कुल लास्ट में होगा, यहाँ से आपका संस्कृत प्रारंभ होता है। साथ ही साथियों एक बात और बतला देता हूं आप लोग को कि 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उस सभी का सीडीपी मैथ, हिंदी और ईवीएस का कंप्लीट डिस्कशन करवा दिया गया है। वो सारा वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक अपना आंसर मिलान नहीं किए हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे और वहां से अपना आंसर मिलान कर लेंगे। साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पे, स्टार्ट करते हैं संस्कृत को। संस्कृत में आपका ये गद्यांश, लंबा लंबा गद्यांश दे दिया है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए क्या सही है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अधोलिखितम गद्यांशम आश्रित्य प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम विकल्पम चिनुत। इसका अर्थ होगा आपका नीचे लिखे गए गद्यांश पे आश्रित प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तर में से समुचित उत्तर को चुन करके लिखिए। पढ़ते हैं हम लोग गद्यांश को। अद्यत्वे महानगरेषु पर्यावरणस्य महती समस्या विद्यते। आजकल महानगरों में पर्यावरण से संबंधित बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। वाहनानाम संख्या दिनम दिनम वर्धते। वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वाहनेषु यदि ईंधनम प्रयुज्यते तस्य धूम्ने वायु निरंतरम प्रदूष्यति। वाहन में जिस ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है उसका वायु निरंतर प्रदूषण फैला रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सब जगह से आपके प्रश्न बने हुए हैं। महानगरेषु तेषां पार्श्ववर्तेषु क्षेत्रेषु उद्योगानां जाल निवह भूयो भूयो वर्धति। महानगर के चारों तरफ उद्योगों का जो जाल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अधिकांशतः उद्योग प्रदूषक कारिणः सन्ति। अधिकांश जो उद्योग है वो प्रदूषण फैलाते हैं। यतः उद्योगेषु प्रयुक्तानां कल यंत्राणां धूमः सर्वतः प्रसरति। इसके भी जो उपयोग होता है यंत्र, कल यंत्र, मशीनें जो उपयोग होती है उसका जो धुआं होता है वो सब जगह क्या हो रहा है, फैल रहा है। अनेन वायु प्रदूषण सह सीमानां अतिलंघ्य वायुमंडलम दूषितम करोति। अनेन वायु प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के जो वायु प्रदूषण है वो अपनी सीमाओं को लांघ करके हमारे वायुमंडल को क्या कर रही है, दूषित कर रही है। वायु प्रदूषण सह ध्वनि प्रदूषणमपि प्रभुतया वर्धते। वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी क्या हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। देखते हैं आगे। आगे आपका वाहनानां कल यंत्राणां यंत्र चालित उपकरणानां ध्वनियः सम्मिल्य महाध्वनि उत्पादयन्ति। विवाह आदि महोत्सवेष्वपि उच्च स्वरेण वाद्ययंत्राणि वाद्यन्ते। तेषां तारध्वनिभिः न केवलं वायुमंडलं प्रदूषितं भवति अपितु लोकानां मानसिक शांतिरपि विनश्यति। समझते हैं इसको। कल यंत्र मतलब मशीनों में जो उपकरण है, मशीन का जो उपकरण होता है उससे ध्वनि फैलता है। विवाह आदि महोत्सव पे जो डीजे वगैरह बजता है उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। उससे न केवल आपका वायुमंडल प्रदूषित होता है अपितु लोकानां मानसिक शांतिरपि विनश्यति, बल्कि लोगों का जो मानसिक शांति है वो भी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। मानसिक शांति विनाशात शरीरम रुग्णम भवति। इससे क्या हो रहा है, मानसिक शांति के विनाश से लोगों का शरीर क्या हो रहा है, रुग्णम, रोगी बन रहे हैं लोग। न केवल मेतदेव, न केवल इतना ही, मनसो विक्षोभात चित्त उद्विग्न भवति ये निद्रा रोग उपाजीयते। इससे जो चित्त लोगों का उद्विग्न हो रहा है, मन उद्विग्न हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, निद्रा रोग उपज रहा है। लोगों को नींद से संबंधित समस्याएं आ रही है। निद्रा रोगेन अवसाद उच्च रक्तचाप हृदयाघात कर्क रोगी व्याधयः मानव समाजम निरंतरम त्रास यंती। और निद्रा रोग के कारण उसके अवसाद के कारण लोगों में उच्च रक्तचाप, हृदयघात, कर्क मतलब कैंसर आदि बीमारी मानव समाज में निरंतर क्या हो रही है, फैल रही है, लोगों को कष्ट पहुंचा रही है। अद्य जल प्रदूषणश्चापि महती समस्या विद्यते। वर्तमान में जल प्रदूषण की समस्याएं भी एक बड़ी समस्या है। गृहाणां प्रदूषितं जलम उद्योगानां
रसायन मिश्रितम जलम निस्सरण नलिका भी नदीसु गत्वाता प्रदूषिता। उद्योगों से जो आपका प्रदूषित जल निकल रहा है उससे हमारी नदियां आदि क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। असमान देव कारणात नदी नाम जलम पेयम न भवति। इस कारणों से नदी का जो जल है वो अब पीने योग्य नहीं है। प्रदूषितेन जलेनापि बहवो व्याधय उत्पादयन्ते। यह प्रदूषित जल जो है वो बहुत सारे व्याधियों का कारण है, बहुत सारी बीमारियां उपार्जित करती है। यद्यपि प्रशासन ही स्वायत्त संस्था भी संयुक्त राष्ट्र संघादि विश्व संस्था भी प्रदूषणम नियंत्रितुम निरंतर प्रयत्नः क्रियन्ते। यद्यपि प्रशासन, स्वायत्त संस्था, स्वयंसेवी संस्था जो होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि विश्व संस्था प्रदूषण नियंत्रण पर निरंतर प्रयत्न कर रही है, परंतु प्रदूषणम अधिकाधिकम वर्धते। फिर भी प्रदूषण क्या हो रही है, अधिक से अधिक बढ़ती ही जा रही है। आणविक शस्त्रास्त्राणाम परीक्षणेरपि वायुमंडलम प्रदूषितम भवति। आणविक शस्त्रास्त्राणाम, वो जो परमाणु शस्त्र अस्त्र वगैरह जो होता है उसके परीक्षण से भी हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। निरंतरम वर्धमानायाः प्रदूषण समस्याः नियंत्रणम सर्वथा आवश्यकम वर्तते। ये जो आपका निरंतर आपका प्रदूषण समस्या बढ़ रहा है इस पर नियंत्रण करना सबसे अधिक आवश्यक है। अन्यथा कालांतरे पृथ्वी जीवन योग्य न भविष्यति। अन्यथा कालांतर में ये पृथ्वी जो होगा वो जीवन के योग्य नहीं रह जाएगा। यद्यपि वैज्ञानिक विश्व आविष्कारेण मानवस्य महान उपकारः कृतः। यद्यपि चूंकि वैज्ञानिक का जो आविष्कार है वो मानवों के लिए महान उपकारी साबित हुआ है, परंतु पर्यावरणस्य हानिरपि कृता। परंतु पर्यावरण को उतना ही ज्यादा नुकसान कर रही है। अतएव वैज्ञानिक मिलित्वा विचारितो यद वैज्ञानिक विज्ञानस्य प्रयोगः मानवस्य विकासाय एव भवेन विनाशाय। आशा करते हैं आप लोग को यह गद्यांश समझ में आया होगा। देखते हैं प्रश्नों को। वाहन पर्यावरण कथम प्रदुष्यति। वाहन पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, उसके धुएं से प्रदूषित होता है। वाहनानां बाहुल्येन विचारण योग्यम स्थानम निवेश्यति नाविशिष्यते। ये नहीं होगा आपका वाहनेषु प्रयुक्त ईंधनस्य धूमेन वायु प्रदूष्यते। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वाहनेषु प्रयुक्त ईंधनस्य धूमेन वायु प्रदूष्यति। अभी हम लोग देखे थे गद्यांश में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रोगाः इत्यस्यार्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्ता। रोगा के लिए मतलब रोग के लिए इस गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला आपका रुग्णा, रुग्णा नहीं होगा, रुग्णा का मतलब होता है रोगी। यहाँ पे रोग का पूछ रहा है तो रोग के लिए आपका सही उत्तर होगा व्याधयः। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है केषां परीक्षणे वायुमंडलम प्रदुष्यति। तो आणविक शस्त्राणाम, अभी हम लोग देखे थे, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। आणविक शस्त्र के परीक्षण से वायुमंडल हमारा प्रदूषित हो रहा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है उद्विग्नम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। अत प्रत्यय न ग्न ग्नम। आपका उद्विग्नम में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अत प्रत्यय। साथियों काफी डिप से प्रश्न पूछा गया है, अत प्रत्यय होगा, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। केशाम जल निभो जाल निभो भूयो भूयो वर्धते। किसका जाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उद्योगानाम, उद्योगों का जाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पातुम योग्यम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांश कः शब्दः प्रयुक्तः। मतलब पीने योग्य, इस शब्द के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। इसका भी सही उत्तर आपका एक ही है, पेयम। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखितेषु कर्मवाचस्य प्रयोगः कः। निम्नलिखित में कर्मवाच के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्पादयन्ते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चित्तम उद्विग्नम कस्मात् भवति। चित्त में उद्विग्न से क्या हो रहा है, चित्तों में उद्विग्न से क्या हो रहा है, तो हम लोग पढ़े थे उससे निद्रा रोग हो रही है। क्या, कौन सा रोग, निद्रा रोग। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। चलते हैं आगे। अगला आपका गद्यांश चेंज हो चुका है, पहले इस गद्यांश को समझना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे प्रश्न को करेंगे। गद्यांश से आपका निर्देश आप लोग समझ चुके हैं। गद्यांश को देखते हैं।
जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको हम लोग। प्राचीन कालादेव भारतवर्षे इक्ष्वाकु नामा चक्रवर्ती सम्राज्ञ आसीत्। प्राचीन काल में भारतवर्ष में इक्ष्वाकु नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। स न्यायप्रिय आसीत्, वे न्यायप्रिय थे। तस्य न्यायप्रियतायाः कीर्ति विश्व अस्मिन् भुवने प्रसूता बभूव। उनका जो न्यायप्रियता का कीर्ति था वो पूरा क्या था, पूरा विश्व भर में, पूरा भुवन में फैला हुआ था। लोकानाम समस्या श्रोतु स प्रतिदिन राज्यसभा अकरोत्। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए वो प्रतिदिन राज्यसभा में आया करते थे। तस्याम राज्यसभायां स प्रजाजनानां विवादान अपि अश्रुणुत निर्णयं च आकरोत्। वह राज्यसभा में आकर के प्रजाजन का विवादों को सुनते थे और उसका निर्णय करते थे। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, द्वे स्त्रियों तस्यम सभायाम समागते। एक दिन दो स्त्रियां उनके सभा में आए। साथियों, ये कहानियां हम लोग सभी आदमी बचपन में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, जानते हैं हम लोग। सम्राजः आदेशम प्राप्य एका महिला अवदत्। सम्राट का आदेश प्राप्त करके पहली महिला ने कहा, स्वामिन सप्तदिनेभ्यः पूर्वम अहम गंगा तटे स्नानम अकरोत्। स्वामी मतलब हे महाराज, 7 दिन पूर्व हम गंगा स्नान करने के लिए गए थे। स्नानात् पूर्वम अहम स्वपुत्र शिशुम गंगा तटे एव अस्वपायम। स्नान से पहले हमने क्या किया, अपने पुत्र को गंगा के तट पे रख दिया। स्नानं कृत्वा यदा हम पुनः तटे समागता मया दृष्टम यन्मनः शिशु तत्र नासित। जब हम स्नान करके दोबारा आए तो वहां पे मुझे मेरा शिशु नहीं दिखा। तस्माद् दिवसादेव शोकाकुलम अहम स्वपुत्रम अन्वेष्टुम प्रतिदिने नदी तटे व्यचरम। उसके बाद हम शोकाकुल होकर के दिन प्रतिदिन वहां पे अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जाते थे। अद्य मया स्वपुत्र अस्या स्त्री अंके दृष्टा। आज मेरा पुत्र मुझे इस औरत के पास दिखा। यह खलु शिशु अस्या महिलायाः सांप्रतम अंके विद्यते है सह मम पुत्र। यह जो बच्चा इस महिला के पास है यह वास्तव में मेरा पुत्र है, परंतु सा मह्यम न ददाति, परंतु यह मुझे नहीं दे रही है। देखते हैं आगे, काफी लंबा गद्यांश पूछ दिया है साथियों। राज्ञः आदेशम प्राप्य अपरा स्त्री अवदत्। राजा का आदेश प्राप्त करके अपरा स्त्री मतलब दूसरे स्त्री ने कहा, स्वामिन हे महाराज क्षम्यताम, क्षमा करें, इयम स्त्री मिथ्या वदति। यह स्त्री झूठ बोल रही है। एक शिशु मम पुत्र, यह शिशु मेरा पुत्र है। किम भवान न पश्यति यत् शिशु अयम मया सह कीदृश संसक्ता आसीत्। क्या आप नहीं देख रहे हैं यह बच्चा मेरे पास किस प्रकार खुशी खुशी से रह रहा है। मम अंके अस्मृति क्रीडति च, यह मेरे साथ खेल भी रहा है। यदि शिशुरयम तस्या अपि अंके एवमेव क्रीडति तदा तस्मै दीयताम। यदि यह शिशु इसके साथ भी इसी प्रकार खेलेगा तो मैं इसको यह बच्चा दे दूंगा। अन्यथा ममेव पार्श्वे स्यात्, अन्यथा यह मेरे पास ही रहेगा। सम्राट द्वितीयायाः स्त्रियः तर्कम श्रुत्वा प्रथमात् स्त्रियम् अवदत्। सम्राट द्वितीय स्त्री के तर्क को सुन करके पहले स्त्री को कहा, त्वमेनं शिशुं गृहाण, तुम बच्चे को लो। यदि एक शिशु तब सकाशम प्रसन्नतया आगच्छति तदा मनुष्य यदेश तब पुत्रः। यदि यह शिशु इस प्रकार से तुम्हारे पास भी प्रसन्न रहेगा तो मैं समझूंगा कि यह तुम्हारा पुत्र है। राज्ञः आज्ञां गृहीत्वा द्वितीयायाः स्त्रियः अंकात शिशु प्राप्तुम अयतत। राजा का आज्ञा पाकर के वो जो महिला थी द्वितीय स्त्री, दूसरे स्त्री से अपने शिशु को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने का प्रयास की, परंतु शिशु तस्याम सकाशम न आगच्छत, परंतु वह शिशु उस महिला के पास नहीं गया। राजा प्रथमा स्त्रियम अकथयत। राजा ने पहली स्त्री से कहा, देवी यदि एक शिशु तब पुत्रः स्यात् तदा अवश्यमेवं त्वाम आगच्छेत। यदि यह शिशु तुम्हारा पुत्र रहता तो निश्चित ही तुम्हारे पास जाता। अतः एनम द्वितीयाय स्त्री एव ददामी। अतः ये बच्चे दूसरे स्त्री का है, उसको दे दो। प्रथमा स्त्री रुदती अवदत्। पहले स्त्री ने रोते हुए कहा, राजन नैक न्याय, राजन यह न्याय नहीं है। अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रही हूँ। एक मम पुत्र, यह मेरा पुत्र है। अल्पवया अयम शिशु, यह बच्चा अभी अल्पवय है, छोटा है। अतः एतेषु दिवसेषु माम विस्मृतमान। अतः इतने दिवस बीत जाने के कारण यह हमको क्या हो गया है, विस्मृतमान, भूल गया है। राजा संशय आगच्छत। राजा फिर सोच में पड़ गया। विचार्य अवदत्, और विचार करके कहा, मन्ये एक शिशु उभयो एव वर्तते। मन्ये एक शिशु उभयो एव वर्तते। मैं यह बच्चे दोनों को दे देता हूँ। अतएव प्रत्येकम अर्धम अर्धम गृहाण, और तुम दोनों आधा आधा इस बच्चे को ग्रहण कर लो। एतद निर्णयम कृत्वा स राजपुरुषान् शिशोः
द्वे सकले कर्तुम आदिदेशः। ऐसा निर्णय करके राजपुरुष को शिशु को 2 बार मतलब 2 टुकड़ों में बांटने के लिए आदेश दे दिए गए। सर्वे सभासदः राज्ञः निर्णयं श्रुत्वा आश्चर्यचकिता अभवन्। वहां पे जो सभासद थे, मंत्री लोग थे, वो राजा का निर्णय सुन करके आश्चर्यचकित हो गए। यदा राजपुरुषः शिशोः सकले कर्तुम परशुम आनयत तदा प्रथमा स्त्री भृशम रोदित तार स्वरेन चाबदत। जब राजपुरुष उसको टुकड़े करने के लिए परशुम मतलब हथियार लाने के लिए गया, फरसा लाने के लिए गया, तो पहले स्त्री जोर जोर से रोने लगी और उच्च स्वर में कही, मैवम कुरु मतलब मत करो, मम पुत्रम माम जही, मेरे पुत्र को मत मारो, एक शिशु तस्य एव दीयताम, यह शिशु आप उसी महिला को दे दो। राजा अजानत यदेशः शिशु प्रथमायः एव स्त्रियः अस्ति। राजा समझ चुका था कि यह शिशु प्रथम स्त्री का ही है। सह शिशु प्रथमाय एव दत्तः, और वह प्रथम स्त्री को वह शिशु दे दिया। उम्मीद करता हूं यह गद्यांश आप लोग को समझ में आया होगा। देखते हैं प्रश्न को। यदा शिशु प्रथमायः स्त्रियः सकांसम न गच्छत तदा सा कम तर्क दत्तवती। जब शिशु प्रथम स्त्री के पास नहीं गया तो उसने क्या तर्क दिया? अल्प वैकरणात् शिशु मातरम विस्मृतवान। बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि कम आयु होने के कारण यह क्या हो रहा है, अपनी माता को नहीं पहचान पा रहा है। अगला प्रश्न है, अस्मिन् काले इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः। अस्मिन् काले जो आपका इसमें प्रयुक्त हुआ है वह है सांप्रतम मतलब कुछ समय पहले। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राजा प्रतिदिनम किमर्थम राजसभाम अकरोत् मंत्रिणम मंत्रणाम श्रोतुम। बिल्कुल गलत है। राज्यसभा समस्या ज्ञातुम, ये भी आपका गलत है। लोकानाम समस्या विवादान च श्रोतुम, बिल्कुल सही है। लोगों की समस्याओं और विवादों को सुनने के लिए वो जाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्राप्य इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसमें ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का नियम है, पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होता है और आखिरी का य होता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गंगा तटे का स्नानम अकरोत्। गंगा तटे स्नान करने के लिए कौन आई थी? प्रथमा मतलब प्रथम औरत, द्वितीय स्त्री, शिशु मातृशोषा, ये तो नहीं होगा आपका। प्रथमा आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रथमा औरत जी तो गंगा पे स्नान करने के लिए आई थी और उसका बच्चा चोरी हो गया। द्वितीय स्त्री भी गलत है। मातृशोषा, शिशु मातृशोषा का मतलब होता है शिशु की मौसी। मौसी का कोई चर्चा नहीं है। राजा की बेटी का भी कोई चर्चा नहीं है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, अन्वेष्टुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इक्ष्वाकु कीदृश सम्राज्ञ आसीत्। इक्ष्वाकु किस प्रकार का सम्राट था? तो वो चक्रवर्ती सम्राट था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न अब शिक्षण से है। देखते हैं, केषांचित् भाषा शास्त्रिणां मतानुसारं कथमं कथनम सत्यम अस्ति। भाषा अधिग्रहणं स्वाभाविके अविचारिता च प्रक्रिया भवति। भाषा अधिगमः स्वप्रयासः विचारितिश्च भवति। भाषा अधिगमः स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया भवति। भाषा अधिग्रहणं स्वाभाविकम अविचारितम च भवति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा अधिग्रहणं स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया भवति। भाषा अधिग्रहण क्या है? स्वाभाविक है और अविचारित है। ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। सप्तमी कक्षायाः भाषा शिक्षिका कीर्ति स्वछात्रान् तेषां पाठ्य पुस्तकस्य कवितानां। काफी लंबा प्रश्न है साथियों, सीधा इसके उत्तर पे चलते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर होगा आपका बहुभाषित्वम। वैसे काफी लंबा वीडियो बन चुका है ये। देखते हैं अगले प्रश्न को। हम लोग पेडागोजी के डिस्कस के लिए फिर से अलग से वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आंसर टिक कर लेते हैं। काचित् अध्यापिका छात्रान् युग्मेषु परिच्छेदात् वाक्यन्तराणि वारक्रमात् पठितुं कथयति। एकः छात्रः वाक्यानि लिखति तस्य सहभागी च पठति तदा सा लिखितानि वाक्यानि मुद्रितैः वाक्यैः सम्मेलयितुं कथयति। एका क्रिया का कथ्यते। तो यह जो कहलाएगा आपका वो कहलाएगा समूह कार्यम। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते। प्रयोग भाषा अध्ययन क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम। ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, काफी लंबा प्रश्न है, सीधा उत्तर पे चलते हैं। सॉरी, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा शिक्षण
सामग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कवितां पाठयन अध्यापकः निम्नलिखितं ध्यानं प्रेक्षेत। कविता पाठन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान रखना चाहिए? कविताया रसास्वादने मूल्यांकने च, शब्दावल्याम शब्दकोश परामर्शे च, व्याकरणे नियमानां प्रयोगे च, लेखन विकासे। तो आपका सबसे सही जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 कविताया रसस्वादने और मूल्यांकने च। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापन अधिगम विषये किम कथनम सत्यम। पहला ऑप्शन है प्रथमं छात्रान् व्याकरणस्य नियमः सोदाहरणं वर्णयित्वा। छात्रान् व्याकरण नियमान् बहुवारं वार्तालाप मध्ये द्रष्टुम अवसरः दातव्यः। सही उत्तर आपका यही लग रहा है, हो जाएगा सही। तत्पश्चात व्याकरण नियमान अन्विष्ट प्रयोग कर्तव्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। काचिद अध्यापिका मासांतराले लेखन कार्ये छात्रै कृता त्रुटि अशुद्धि च एकत्रीकरोति तदा सा छात्राणां नामग्रहणं विना त्रुटीनां प्रकाराणां विवरणं करोति। अयं प्रयोगं किं कथ्यते। ये आपका कहलाएगा त्रुटि विश्लेषणम। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में हिंदी भाषाया किम स्थानम विद्यते। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का जो स्थान है वह है राजभाषा का। सह राज्य भाषा हमारा अंग्रेजी है, राष्ट्रभाषा कुछ है ही नहीं, पता होना चाहिए आप लोग को। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति। किम सत्यम नास्ति, क्या सत्य नहीं है। नेगेटिव है आपका। बालका विभिन्न अवस्थाभ्य गच्छन्ति विशेष भाषायाः संदर्भे अवस्था प्रायः समाना भवन्ति यद्यपि प्रगति स्तरा भिन्ना भवन्ति। सर्वासां भाषाणां संदर्भे अवस्था समानाः सन्ति। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों आपका 1-2 प्रश्न इसमें से आगे पीछे हो सकता है क्योंकि संस्कृत एक क्लिष्ट विषय है और इसके बहुत सारे शब्दार्थ आपको मिलते भी नहीं रहते हैं या मिलते भी हैं तो बहुत कठिनाई से। तो आपका गद्यांश का जो 15 नंबर है वो 15 का 15 बिल्कुल, उसमें एक भी त्रुटियां नहीं आने वाली है। वही रही आपका 15 नंबर शिक्षण का, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका 3-4 गलत हो जाएगा। 1-2 प्रश्नों पे मुझे खुद डाउट है, उसका उत्तर आपका सीटेट जारी करेगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो 1 या 2 प्रश्नों में त्रुटियां हो सकती है, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखिता भवन्ति उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषाध्यापन अधिगम मूल्यांकनम। सबसे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शिक्षणे भाषायाः केंद्रितया अभिप्रायो अस्ति। ऑप्शन है अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्णं योगदानं ददाति। भाषाधिगमे अंतर्वस्तु विषयाः महत्वपूर्णाः सन्ति। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखितेषु 8वीं कक्षा पर्यन्तं शिक्षण माध्यम विषये शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। 8वीं कक्षा पर्यन्तं यथासंभवं मातृभाषा शिक्षण माध्यमं भवितव्या। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि बच्चों को 8वीं कक्षा तक यथासंभव मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा आपका विद्यालय शिक्षण माध्यम मातृभाषा ये भवेत। बिल्कुल नहीं, आपका जब 8वीं से ऊपर जाते हैं तो आपका भाषा बदल जाता है। गृह भाषा ये भी नहीं है, ये सब आपका गलत है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला है आपका परिच्छेद लेखने निबंध लेखने वा छात्राः विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति यासु ते विचारान् संकलयन्ति रूपरेखां निर्मन्ति प्रथमं प्रारूपं लिखन्ति एतद् विवर्धन्ते अन्तिमं प्रारूपं लेखितुं च संशोधनं कुर्वन्ति। लेखनस्य इयं प्रक्रिया का कथ्यते। तो पूरा प्रोसेस से काम हो रहा है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया। दूसरा आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। पठनम अस्ति वर्णानां शब्दानां चोद्वाचनम दत्त पाठ्यस्य अर्थग्रहणम कठिन शब्दानां अर्थग्रहणम ध्वनिनां शब्दानां च व्यवहार। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 दत्त पाठ्यस्य अर्थग्रहणम। देखिए कठिन शब्दानां आपके दत्त पाठ में आ ही जाएगा, वो शब्दों और वर्णों का उच्चारण भी आपके दत्त पाठ में आ जाएगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से आपका संस्कृत का 30 प्रश्नों का डिस्कशन हो चुका है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी जानकारियाँ आपको समय समय पे मिलती रहे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।